आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी का शुरुआत करेंगे हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यहीं से आज से हम लोगों के क्लास 6 का ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट भी हम लोग करेंगे अपने सबसे पहले वाले चैप्टर से। चैप्टर का नाम होगा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यहाँ से हमारा चैप्टर का शुरुआत हो रहा है और आप कह सकते हैं कि क्लास 6 के ज्योग्राफी का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पहले बात करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अलग अलग प्रकार के प्लैनेट के बारे में, है ना, अलग अलग प्रकार के पैटर्न के बारे में जो आसमान में बनते हैं। कई बार हम लोग बचपन में देखते थे ना, लगता था कि हाथी बना हुआ है, ताड़ा के मदद से घोड़ा बना हुआ है, ऐसा दिखता था हम लोगों को। उसके पैटर्न के बारे में भी समझेंगे। अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आसमान में क्या क्या चीज़ होता है, उनको क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने पृथ्वी के बारे में, कि इस पूरे पृथ्वी में क्या क्या आपको दिखता है। प्लैनेट भी दिखता है, स्टार भी दिखता है, सन भी दिखता है, अलग अलग तारों से बना हुआ पैटर्न दिखता है कि नहीं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए, रात के समय में आसमान में जो जो चीज चमकता है उनको हम लोग बोल देते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे सन, आपके मन में सवाल होगा कि सर रात में सन कहाँ चमकता है। बिल्कुल सही बात है, समझिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रहे इंडिया में रात के समय सन नहीं दिखता है, लेकिन वही सन कहीं और दिखता है। हाँ, जैसे लंदन में, जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ पे सुबह है तो वहाँ पे रात होगा, यहाँ पे रात होता है तो वहाँ पे सुबह होता है। तो जो भी चीज़ आपको आसमान में दिखता है चमकने वाला चीज़, उन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। तो आसमान में क्या क्या चमकता है? सन चमकता है, यानी कि सूरज, चंद्रमा चमकता है ना, मून चमकता है, मतलब मून को हम लोग चंद्रमा बोलते हैं हिंदी में। तो आसमान में जो जो चीज़ चमकने वाला है उन्हीं चीज़ को हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। चमकने का मतलब है कि उससे एक लाइट निकलता है, शाइन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं सन, मून, स्टार, ये सब क्या है हमारा सेलेस्टियल बॉडीज है। तो यदि कोई पूछे सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं तो बताइएगा सिंपल सा, आसमान में चमकने वाला चीज़, शाइन करने वाला चीज़ को हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। एग्जांपल पूछे तो इसका एग्जांपल आप सन, मून, स्टार ये सब दे सकते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे स्टार्स के बारे में, यानी कि तारा के बारे में, जो रात में आपको लगभग छोटा छोटा दिखता है ना, पॉइंट साइज, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, स्टार्स आर वेरी बिग एंड हॉट। ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। ये जो छोटे छोटे स्टार आपको दिखते हैं ना आसमान में, ये एक्चुअली में है बहुत बड़े बड़े। कई सारे स्टार तो इतने बड़े हैं कि सन से भी वो बड़ा है। यहाँ पे ना बहुत आपको कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। एक बार बताइए पहले, तारा छोटा मतलब तारा बड़ा दिखता है कि सन बड़ा दिखता है? सन बड़ा दिखता है, लेकिन हकीकत ये है कि बड़ा एक्चुअली में होता है स्टार। लेकिन फिर सवाल है कि इतना छोटा क्यों दिखता है? हाँ, क्यों? बिल्कुल, सन हमारे ज़्यादा नज़दीक है इसलिए बड़ा दिखता है, और स्टार हमसे बहुत दूर है इसलिए वो छोटा दिखता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सन से भी बड़े होते हैं कई सारे स्टार। क्या हर स्टार बड़ा होता है? नहीं, कुछ कुछ स्टार इतने बड़े हैं जो सन से भी बड़े हैं, लेकिन वो इतना दूर है हमसे कि वो छोटा दिखता है हम लोगों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो स्टार जो है वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म होता है। स्टार के पास यदि आप पहुंचोगे, जो भी लोग जाते हैं रॉकेट के थ्रू, वो वहाँ पे जाते जाते बहुत गर्म हो जाता है वो चीज़। ठीक है, आगे, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। स्टार्स जो बने हुए हैं वो कैसे मिलके बने हुए हैं? गैस से मिलके बना हुआ है। जैसे यहाँ से देखने में तो लगता है कि पत्थर है, वो चमक रहा है बस, लेकिन हकीकत ये है कि जो स्टार है वो बहुत सारे गैसेस से मिलके बने हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब चीज़ों से मिल के बना है हमारा स्टार। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार के पास अपना खुद का रोशनी होता है, तभी तो वो रात में चमकता है। इसके पास खुद का अपना हीट है, मतलब कि स्टार के पास आप जाओगे तो गर्मी आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा।
विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। यही लाइट जो है रात में इतना चमकता है कि नीचे हम लोग आसमान से जब ऊपर देखते हैं, नीचे सॉरी धरती से जब आसमान में देखते हैं तो वो चमकता हुआ दिखता है ना। तो स्टार के बारे में 3 बातें ध्यान में रखेंगे। पहला चीज़ ये बहुत बड़ा होता है, दूसरा चीज़ बहुत गर्म होता है, और तीसरा चीज़ ये गैस से मिलके बना होता है। इनके पास अपना खुद का लाइट होता है जिसके वजह से ये रात में चमकता है बहुत ज़्यादा। ये हो गया हमारा स्टार। सेलेस्टियल बॉडी समझ में आ गया, स्टार समझ में आ गया। अगला है हमारा कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिलेशन होता क्या है। देखो, वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। जैसे जब आप रात के समय में आसमान में देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि तारा मिल के क्या बना रहा है, कुछ तारा मिल के कोई ड्राइंग बना रहा है, ऐसा लगता है ना आपको आसमान में। कई बार लगता है कि ये तारा मिलके ना घोड़ा बना रहा है, ये तारा मिलके बकरी बना रहा है, ये तारा मिलके हाथी बना रहा है। मतलब जब हम लोग जब आसमान साफ होता है, कोई बादल नहीं होता है, और जब हम लोग आसमान की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तारा ना मिलके एक ड्राइंग बना रहा है। उन्हीं बहुत सारे अलग अलग पैटर्न को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, आगे उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। जब आप आसमान में देखेंगे ना तो आसमान में एक पैटर्न जो है कि बड़ा नॉर्मल दिखता है, वो भालू वाला, उसको हम लोग कहते हैं बिग बियर, या फिर उसका दूसरा नाम है उर्सा मेजर। ये एक एग्जांपल है किसका, कॉन्स्टिलेशन का। हालांकि ऐसा ऐसा ड्राइंग आसमान में बहुत सारा बनता है, समझ मारिए बात। मतलब रात के समय में आप आसमान में देखेंगे तो ऐसा ऐसा ड्राइंग आपको बहुत सारा नजर आएगा, लेकिन एक ड्राइंग जो बहुत कॉमन है, जो कि लगभग हमेशा देखने को मिल जाता है आपको, वो है बियर वाला, भालू वाला। कभी आसमान में आप देखिएगा, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे ये भालू है। उसी को बोला गया है हमारा कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिलेशन का यदि आपसे एक एग्जाम्पल पूछे, बताइए क्या बताएंगे आप, उर्सा मेजर बोलेंगे, या फिर आप उसको और क्या बोल सकते हैं, बिग बियर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या होता है, देखो सप्तऋषि, सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजेज, मतलब साधु। आगे, इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। मतलब द सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। इसका मतलब हुआ कि ये जो सप्तऋषि है, इन सातों नहीं, ये जो सप्तऋषि है यहाँ पे 7 तारा के बारे में बात हो रहा है। सप्तऋषि मतलब 7 तारा, और इन 7 तारे की मदद से हमारा बनता है उर्सा मेजर, यानी कि वो बिग बियर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहली बात, यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए एक एग्जाम्पल कॉन्स्टिलेशन का क्या होगा, उर्सा मेजर, या फिर आप उसको बिग बियर बोल सकते हैं। बोले कि फिर बताइए सप्तऋषि क्या है, तो बताइएगा 7 तारों का ग्रुप है। हाँ, 7 तारा से मिलके हमारा एक कॉन्स्टिलेशन बना है, उसको हम लोग बोले उर्सा मेजर। और जो 7 तारा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सप्तऋषि बोल देंगे। क्यों सप्तऋषि बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कितने तारे हैं, 7 तारे हैं, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि आसमान में रात के समय में तारे के मदद से जो आपको अलग अलग पैटर्न दिखता है उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। और कॉन्स्टिलेशन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उर्सा मेजर, जिसको हम लोग बिग बियर भी बोलते हैं। और ये उर्सा मेजर यानी कि बिग बियर कितने तारों से मिलकर बना होता है, 7 तारों से मिलकर बना होता है, जिसमें हम लोग 7 तारों को बोल देते हैं सप्तऋषि। ठीक है, आगे अगला हमारा है पोल स्टार। अब ये पोल स्टार क्या होता है, चलिए समझिए। द नॉर्थ स्टार इज कॉल्ड द पोल स्टार। रात के समय में, समझिएगा ध्यान से, रात के समय में आसमान में जो नॉर्थ डायरेक्शन होगा ना, नॉर्थ डायरेक्शन में एक तारा होता है जो कि बहुत ज़्यादा चमकता है। समझिएगा ध्यान से, मतलब रात के समय में आप आज गौर करना इस चीज़ को। ठीक है, रात के समय में नॉर्थ डायरेक्शन में एक तारा होगा जो कि बहुत ज़्यादा चमकता है, मतलब बाकी सारे तारे से वो ज़्यादा थोड़ा चमकता है, टिमटिमाता है। उसी को हम लोग कहते हैं पोल स्टार। ठीक है, तो ऐसा तारा जो कि किधर है, नॉर्थ में है, और वो बहुत ज़्यादा चमकता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोल स्टार। पहला बात। दूसरा बात क्या है, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। वो जो नॉर्थ स्टार है वो किस डायरेक्शन को बताता है, नॉर्थ को बताता है। मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही पोल स्टार देखने को मिलता है और वहीं पे है वो। ठीक है, आगे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और ये लगभग हमेशा वहीं पे रहता है, मतलब
नॉर्थ में ही हमेशा देखने को मिलेगा। आप आज या फिर आज से 10 साल के बाद भी देखोगे तो पोल स्टार कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्थ में ही देखने को मिलता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्त ऋषि, मतलब सप्त ऋषि जिसमें कि 7 तारा थे, इनके मदद से भी हम लोग पोल स्टार को पहचान लेते हैं। यदि नहीं भी पहचान पाएंगे आप तो सिंपल सा आप नॉर्थ डायरेक्शन में देखिएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में एक तारा होगा जो सबसे अलग आपको दिखेगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा टिमटिमाता हुआ दिखेगा, वही है हमारा पोल स्टार। ठीक है, आगे। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। आज से बहुत समय पहले, जैसे आज हमारे पास क्या है, गूगल मैप है। आज हम लोगों को कहीं भी जाना होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम लोग गूगल मैप खोलते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हमारे पास कोई गूगल मैप जैसा चीज़ नहीं था। उस समय पे लोग डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे? तारों के मदद से। कैसे? तारों के मदद, यानी कि तारा के मदद से वो लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे। तो ये हुआ हमारा पोल स्टार वाला टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, वो है हमारा द सोलर सिस्टम, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 2-3 पॉइंट के बारे में, फिर चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक यानी कि दिस सन पे। तो पहले सोलर सिस्टम में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, समझिए। दिस सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। मतलब सूरज और 8 प्लैनेट, कुछ सैटेलाइट और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो कि चमकते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज का यहाँ पे 2 एग्जांपल है, एक है एस्ट्रॉइड्स और दूसरा है मेटेरॉइड्स। इन सभी को जब हम लोग मिला देते हैं तो इन सभी को हम लोग एक साथ बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ आता है, तो सोलर सिस्टम में आएगा आपका सन, 8 प्लैनेट, कुछ सैटेलाइट और कुछ चमकदार चीज़ें जिसका नाम है क्या? एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स। ठीक है, इन सभी को हम लोग एक साथ बोल देते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में यही 4-5 चीज़ें हैं जिसको मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है। तो पहला सन है, फिर प्लैनेट है, सैटेलाइट है, फिर सेलेस्टियल बॉडीज में 2 चीज़ है, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स। इन सब को हम लोग एक साथ बोल देते हैं सोलर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी बोला जाता है और याद रखिए हर फैमिली में एक हेड होता है ना कोई। उसी तरीके से इस सोलर सिस्टम में यानी कि सोलर फैमिली में हेड कौन होता है? सन होता है। कौन होगा? सन होगा। तो यहाँ पे आपसे 2 सवाल पूछा जा सकता है। पहला ये कि सोलर सिस्टम को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो सोलर फैमिली बोलते हैं, पहला बात। दूसरा बात, इस सोलर फैमिली का हेड कौन होता है? सन होता है। अच्छा, सन क्यों हेड होता है पता है? क्योंकि सन सबसे बीच में रहता है। ठीक है ना, आगे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं। इनका नाम आप याद रख लीजिएगा। पहला है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मतलब जिस तरीके से हमारा पृथ्वी है ऐसा ही प्लैनेट और कितने हैं पृथ्वी के अलावा? 7। पृथ्वी को मिला के कितना हो गया? 8। तो 8 का नाम आप लगातार याद रख लीजिएगा लाइन बाय लाइन। पहला है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट हमारे पास होते हैं। एक बात और, इन 8 प्लैनेट में से मात्र एक ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लोग रहते हैं। वो कौन सा प्लैनेट? अर्थ। बाकी 7 पे अभी लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट इसके ऊपर खोज कर रहे हैं लगातार कि कैसे इन सभी प्लैनेट पे भी रहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कहाँ पे लोग रह रहे हैं? अर्थ पे ही लोग रह रहे हैं। आगे बात करते हैं। अगला है हमारा दिस सन, यानी कि हम लोग इसमें पूरी तरीके से बात करेंगे सन के बारे में। ठीक है, एक मिनट कहाँ गया? हाँ, केवल हमारा इसमें बात होगा सन को लेकर, यानी कि सूरज को लेकर इसमें हम लोग बात करेंगे। समझिए, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में कौन होता है? सन होता है। इसीलिए सोलर सिस्टम के हेड का नाम क्या है? सन है। समझ में आ रही है बात? तो सोलर सिस्टम जो हमारा होता है यानी कि 8 प्लैनेट हो गया, इसके बीच में हमारा होता है
सन, इसीलिए सन को बोला जाता है सोलर सिस्टम का हेड बोला जाता है। तो सन जो है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में होता है। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। ध्यान रखिएगा, सन भी एक प्रकार का स्टार होता है। बहुत सारे बच्चे सन को कुछ और समझ लेते हैं, नहीं, सन भी अपने आप में क्या है, एक स्टार है, स्टार है जो कि सबसे नज़दीक वाला स्टार है, इसीलिए सन हमको बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। ठीक है, यानी कि सन भी क्या है, एक स्टार है और वो हमारे नज़दीक है, हमारे धरती के बहुत नज़दीक है, इसीलिए वो इतना बड़ा दिखता है। आगे, द सन इज अ स्टार। अगला पॉइंट वही है जो हमने आपको बोला कि सन भी क्या है, एक स्टार है। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो सन है वो भी किस, अच्छा हमने आपको पहले बताया था कि जो स्टार है वो किससे मिलके बने होते हैं, गैस से मिलके बने होते हैं, और सन भी अपने आप में क्या एक स्टार है, तो सन भी किससे मिलके बना होगा, गैस से ही मिलके बना होगा। आगे, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। यानी कि सन क्या करता है, पूरे के पूरे प्लैनेट को अपनी ओर बांध के रखता है। हर प्लैनेट अपने अपने जगह पर ही रहता है, कोई एक दूसरे से अपने जगह को छोड़ के भागता नहीं है। क्यों नहीं भागता है, क्योंकि सन सभी को बांध के रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, आगे, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम को, यानी कि जो हमारे पास 8 प्लैनेट हैं, इस 8 प्लैनेट को लाइट किससे मिलता है, सन से लाइट मिलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। इसका मतलब है कि दुनिया का लाइट खत्म हो सकता है, लेकिन सन का लाइट कभी खत्म नहीं हो सकता, वो हमेशा रहेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। मतलब इसके पास लाइट का कोई कमी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट है सन के पास। उसके बाद है, सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। धरती से सन का जो दूरी है वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, और 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ध्यान रखिएगा, यानी कि आप 150 को मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख से, आपको पता चल जाएगा कि आखिर कितना किलोमीटर वो दूर है हमसे। ठीक है, बताते हैं, इसमें कोई दिक्कत। तो धरती से सन का दूरी कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। यदि आपको इसको देखना हो नॉर्मल नंबर में, तो 150 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कितने से, 10 लाख से। क्यों 10 लाख से मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं, क्योंकि 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर एक्चुअली में हमारा धरती से सन का दूरी कितना है। तो ये हो गया सन के बारे में। अगला है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में है हमारा सबसे पहला पॉइंट, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लेनेटिया। प्लेनेटाई बोल सकते हैं आप इसको, प्लेनेटाई, विच मीन्स वैंडरर्स। समझिए, ये जो वर्ड आप प्लैनेट देख रहे हैं ना, ये कहाँ से मिला है पता है, ग्रीक वर्ड है हमारा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड, गुजराती वर्ड, मराठी वर्ड, उसी प्रकार से हमारे सामने एक और वर्ड है ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड है प्लेनेटाई। प्लेनेटाई का मतलब होता है वैंडरर, और वैंडरर का मतलब होता है भटकना इधर से उधर। वहीं से हमारा वर्ड आया है प्लैनेट। ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कि जो प्लैनेट वर्ड है ये कहाँ से आया है, बताइएगा एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है प्लेनेटाई। और प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है ग्रीक में, वैंडरर होता है, और वैंडरर का मतलब होता है हिंदी में जो कि घूमता रहता है, इधर से उधर भटकता रहता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है, ये अपना, इसके पास अपना कोई हीट भी नहीं होता है, लाइट भी नहीं होता है। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। और ये जो प्लैनेट है ये चमकता है किसके थ्रू पता है, स्टार्स के वजह से, यानी कि सनलाइट के वजह से, और भी बाकी जो स्टार है उनके वजह से प्लैनेट चमकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्लैनेट के पास अपना कोई भी हीट और लाइट नहीं होता है। प्लैनेट यदि चमकता है तो वो किसके लाइट के मदद से चमकता है, स्टार के लाइट के मदद से चमकता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, 8 हैं। पहला है हमारा इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। इसको लाइन से याद करिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ वहाँ से नहीं, लाइन से, क्योंकि ऑर्डर में दिया हुआ है। सबसे नज़दीक सन से कौन है, मरकरी, उससे दूर वेनस, उससे दूर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मतलब सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट यदि कोई है सन के तो वह है मरकरी। उससे फिर और दूर कौन है,
वेनस, उससे दूर अर्थ, और उससे दूर मार्स, और सबसे दूर है आपका नेपच्यून। ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन याद कर लीजिएगा कि हमारे पास 8 प्लैनेट है। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated, they are called orbits. समझिए यहाँ पे ध्यान से, ये आठों का आठों प्लैनेट हमारे सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इनका अपना खुद का रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ध्यान रहेगा, मतलब कि बीच में होता है सन, उसके चारों तरफ प्लैनेट घूमते रहते हैं एक पाथ पे, एक रास्ते पे, उसी रास्ते को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, कहने का मतलब बीच में होगा सन, चारों तरफ उसके कौन घूमेंगे? प्लैनेट घूमेगा। और प्लैनेट जो घूमता है वो किस पे घूमता है? अपने रास्ते पे घूमता है, अपने पाथ पे घूमता है। उसी पाथ को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्बिट बोल देते हैं। तो कोई पूछे कि बताओ ऑर्बिट क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि ऑर्बिट वो रास्ता है जिसके चारों तरफ प्लैनेट घूमते रहते हैं। ठीक है, आगे 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 उसके बाद है हमारा मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे नजदीक कौन है? मरकरी है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। इस सन के सबसे नजदीक वाले प्लैनेट का नाम क्या है? मरकरी। मरकरी है, और मरकरी को एक चक्कर लगाने में सन का कितना दिन लगता है? 88 days लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। जैसे हमारा जो अर्थ है, इसको सन का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? हाँ, सुनो पहले, सन के चारों तरफ घूमने में धरती को लगता है 365 दिन, एक साल। लेकिन मरकरी को केवल कितना लगता है? 88 days ही लगते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ, वो सबसे नजदीक है इसलिए इसको कम दिन लगता है। उसके बाद है वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच फैमिलियर टू दैट ऑफ द अर्थ। इसमें भी एक नया अच्छा पॉइंट है। ये जो वेनस है ना, कितने नंबर वाला है ये देख लो, 1 2। दूसरे नंबर वाला जो वेनस है, वेनस जो है ना, उसको कहा जाता है कि धरती का जुड़वा है। जो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। ऐसा कहा जाता है कि जो वेनस है और जो अर्थ है दोनों जुड़वा है। क्यों जुड़वा है? क्योंकि वेनस और अर्थ दोनों का शेप और साइज लगभग सेम है, इसीलिए कहा जाता है कि दोनों जुड़वा है। उसके बाद है इन अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। समझिएगा ध्यान से, हमारे सामने ना एक्चुअली में 9 गो प्लैनेट था। प्लूटो नाम का भी हमारा एक प्लैनेट था। इसका खोज, इसका हम लोगों ने कब पता लगाया? अगस्त 2006 में। मतलब अगस्त 2006 में एक और प्लैनेट का खोज किया गया जिसका नाम था प्लूटो। इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। मतलब एक मीटिंग हुआ, अलग अलग कंट्री के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने मीटिंग किया अपना। उस मीटिंग में ये बोला गया कि जो प्लूटो है उसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट बोलेंगे। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब होता है वो प्लैनेट जो सबसे छोटा प्लैनेट है। क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट है। और ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, छोटा। तो जो प्लूटो है ना, वो बहुत ही छोटा प्लैनेट था, बहुत ही छोटा प्लैनेट था। आगे बढ़ते हैं। मतलब कि एक मीटिंग हुआ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन नाम का एक मीटिंग था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक मीटिंग का नाम था। ये मीटिंग हुआ, इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने डिसीजन लिया कि जो प्लूटो है उसको क्या नाम दिया जाएगा? ड्वार्फ प्लैनेट नाम दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, हर प्लैनेट का अपना अलग अलग नाम है। जैसे प्लूटो को बोला गया ड्वार्फ प्लैनेट, उसी प्रकार से धरती को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट, क्योंकि धरती पे 70% क्या है? पानी है, ब्लू दिखता है इसीलिए। हाँ, उसी के आसपास। तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक हमारा होगा द अर्थ के बारे में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा होगा द अर्थ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा द अर्थ। अर्थ के बारे में वो डिस्कस करेंगे। और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली प्लैनेट्स के बारे में।
प्लैनेट हमारे पास 8 हैं, ध्यान रखिएगा, उन सभी को लाइन बाय लाइन याद रखिएगा, है ना। और वो लाइन बाय लाइन इसलिए याद करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लाइन बाय लाइन जो है ना वो सन से कितना दूर पड़ता है उस अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लैनेट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दी अर्थ के बारे में, यानी कि पृथ्वी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है कि द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। पृथ्वी जो है, यदि आपने याद किया होगा प्लैनेट के 8 नामों को, तो पृथ्वी यानी कि अर्थ कितने नंबर पे आता है? 3rd नंबर पे आता है। इसका मतलब हुआ कि ये सन से काफ़ी नज़दीक है और 3रे नंबर पे आता है। पहला तो मरकरी है आपका, उसके बाद ये जो अर्थ है वो हमारा 3rd नंबर पे आता है। आप इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ये भी सन से काफ़ी क्लोज है, ठीक है। आगे तो जरा आप सोचो कि फिर मरकरी में क्या हाल होता होगा, वो तो और सन के नज़दीक है, वहाँ तो और गर्मी पड़ता होगा, है ना। तो ये जो है अर्थ हमारा सन से नज़दीकी के मामले में 3रे नंबर पे आता है, मतलब कि ये 3रे नंबर पे है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। और यदि हम लोग बात करें साइज़ के मामले में तो ये 5वें नंबर पे आता है। सन से नज़दीकी के मामले में बात करें तो 3रे नंबर पे आता है। और यदि 8 प्लैनेट में सबसे बड़े प्लैनेट के बारे में यदि बात करें तो ये 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। जियोइड का मतलब होता है अर्थ जैसा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर होता है नॉर्थ पोल और नीचे होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ना ये थोड़ा सा पिचका हुआ होता है, मतलब कि जो हमारा अर्थ है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे थोड़ा सा दबा हुआ है, पिचका हुआ है। अर्थ का ये हमारा शेप है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, दैट इज इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। देखिए, जब आप पृथ्वी को पृथ्वी के बाहर से देखेंगे ना, मतलब ये जो हमारा अर्थ है, यदि आप इसको स्पेस से देखेंगे, मून से देखेंगे, तो पृथ्वी वहाँ से देखने में ब्लू नज़र आता है। इसलिए नज़र आता है क्योंकि यहाँ पे आधा से ज़्यादा एरिया पे पानी घिरा हुआ है, और पानी को दूर से देखने पे कैसा नज़र आता है? ब्लू नज़र आता है। इसीलिए हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कई बार ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं हम लोग। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग धरती को बाहर से देखते हैं तो धरती पे पानी थोड़ी चूँकि ज़्यादा है, 71 या फिर 70 के आसपास है ना, तो उतना ज़्यादा पानी इसके पास है, इसलिए ये ब्लू दिखता है जब हम लोग इसको बाहर से देखते हैं। तब ब्लू दिखने के वजह से ही हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे कि नए टॉपिक के बारे में, वो है वाई अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। देखो, हमारे पास प्लैनेट तो 8 है, लेकिन अर्थ को ही यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? मतलब कि अर्थ को एक अनोखा प्लैनेट कहा जाता है। अनोखा का मतलब हुआ कि बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सुंदर और इसके जैसा कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है, यूनिक प्लैनेट है। क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए कहते हैं, इसके पीछे 4 रीजन है, समझिए। अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, यानी कि धरती को ब्लू, मतलब धरती को यूनिक प्लैनेट हम लोग इसलिए अनोखा प्लैनेट इसलिए बोलते हैं, इसके पीछे 4 रीजन है। पहला कारण है कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। मतलब कि अर्थ को हम लोग यूनिक प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि धरती ही इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे इंसान रह सकता है और रह रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पहला बात इसमें यह है कि धरती जो है एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे इंसान रह सकता है और रहता भी है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। दूसरा रीजन है इसके यूनिक प्लैनेट बोलने का, दूसरा रीजन है कि ये धरती हमारा ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, मतलब ठीक ठाक है। तीसरा कारण है यूनिक प्लैनेट कहलाने का, इट हैज़ वाटर, लैंड एंड एयर। पृथ्वी के पास पानी भी है, ज़मीन भी है और हवा भी है। चौथा कारण है इसके यूनिक प्लैनेट बोलने का, प्रेजेंस ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इन इट्स एटमॉस्फेयर सपोर्ट लाइफ। इसके पास यानी कि पृथ्वी के पास अलग अलग प्रकार के गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, अलग अलग प्रकार के इसके पास गैस है जिसका ज़रूरत हम लोगों को पड़ता है अपने जीवन को चलाने के लिए। तो ये इसे 4 रीजन है जिसके वजह से ही हम लोग धरती को कह पाते हैं कि ये कैसा प्लैनेट है,
यूनिक प्लैनेट है, यानी कि बिल्कुल अनोखा प्लैनेट है। क्या ऐसा सारा फीचर और किसी प्लैनेट के पास है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यही 4 रीजन है जिसके वजह से धरती जो है वो एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा द मून के बारे में। चलिए, मून मतलब चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं, इसमें भी क्या लिखा हुआ है। ये भी बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ध्यान से समझिए, सैटेलाइट 2 प्रकार का होता है। एक सैटेलाइट होता है वो जो कि रॉकेट के थ्रू हम लोग धरती से छोड़ते हैं, पृथ्वी से, और दूसरा, अच्छा, सैटेलाइट 2 प्रकार का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब होता है, चलो पहले आर्टिफिशियल समझते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब होता है वो सैटेलाइट जो कि हम लोग बना के रॉकेट में उसको फिट करके छोड़ते हैं, आसमान में वो चला जाता है और वो घूमता रहता है। ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दूसरा होता है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब है कि जिसको हम लोगों ने नहीं बनाया है, वो पहले से मौजूद है। तो मून जो है ना, वो एक नेचुरल सैटेलाइट की तरह काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। इट हैज अ डायमीटर विच नियरली 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये लगभग जो है ना, मतलब ये बिल्कुल कितना लंबा हो सकता है, धरती से ये 4 गुना छोटा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, धरती से कितना छोटा है? ये 4 गुना छोटा है। आप इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। जब हम लोग इसको रातों में देखते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा नज़र आता है, फुटबॉल के जैसा। इसलिए नज़र आता है क्योंकि ये हमारे धरती के बिल्कुल नज़दीक है, पास में है, इसीलिए ये हम लोगों को बड़ा दिखता है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये जो है ना, यानी कि जो मून है वो हम लोगों के पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मतलब लगभग आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि 4 लाख किलोमीटर के आसपास है, अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ चंद्रमा और पृथ्वी का जो दूरी है बीच में आपस में कितना का है, 3,84,400 किलोमीटर के आसपास का है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है धरती का चक्कर लगा लेता है पूरा का पूरा 27 दिन में। लगभग आप 1 महीना बोल सकते हैं, हालांकि इसमें 3 दिन कम ही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मून धरती के चारों तरफ घूमने में कितना समय लगाता है? 27 दिन, 27 डेज इसको लगते हैं। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि मून का हमेशा हमको जो है ना आधा हिस्सा ही दिखता है। मून का दूसरा साइड आप कभी देख ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि मून के ऊपर जब भी, मतलब मून को जब भी हम लोग देख पाते हैं वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उसके एक साइड पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तभी हम लोग उसको देख पाते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये धरती के चक्कर, मतलब धरती का चक्कर लगा लेता है 27 दिन में। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के ऊपर हम लोग जाके नहीं रह सकते हैं, मतलब कि जीवन जीने के लिए जो चीज़ हम लोगों को चाहिए, अच्छा ज़मीन, अच्छा पानी, अच्छा हवा, हाँ ऑक्सीजन वगैरह, ये सब मून के पास नहीं है। तो क्या वहाँ पे हम लोग रह पाएंगे? बताइए, बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। आगे, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून्स सरफेस। चंद्रमा के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, बहुत दूर तक प्लेन जगह भी है, मतलब बिल्कुल चिकना जगह भी है, और डिप्रेशन का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े वहाँ पे गड्ढे भी हैं। इतना बड़ा बड़ा वहाँ पे पहाड़ है ना कि उसका परछाई हम लोगों को नज़र आता है पृथ्वी से। हम लोग जब यहाँ से देखते हैं चंद्रमा पे, तो वहाँ पे ना आपको धब्बा धब्बा नज़र आता होगा, ब्लैक ब्लैक, लगता है कि पेड़ का छाया वहाँ पे लगा हुआ ऐसा। एक्चुअली वो बड़े बड़े पहाड़ों के शैडो है, परछाई है, जो कि हम लोग धरती से ही बैठे बैठे उसको आराम से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मून के बारे में। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मून के बारे में 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे। पहला बात कि एक नेचुरल सैटेलाइट है। दूसरा बात, ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और मून धरती का एक चक्कर लगा लेता है 27 दिन में। ठीक है, और इस मून के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, गड्ढे भी हैं, बहुत दूर तक चिकना ज़मीन भी है, मतलब प्लेन जगह भी है, हाँ फ्लैट ज़मीन है,
लेकिन इसके पास हवा नहीं है, अच्छा मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तो ये हो गया मून के बारे में। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे एस्ट्रॉइड्स क्या होता है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग एस्ट्रॉइड्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेट्रॉइड्स के बारे में। ठीक है, ये दोनों का दोनों सेलेस्टियल बॉडीज होता है। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब हमने आपको पहले वाले क्लास में बताया था, जो क्या करते हैं, चमकते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा हम याद दिलाते हैं। सबसे अपना पहला वाला क्लास, सबसे पहला वाला हमारा सेलेस्टियल बॉडीज ही था। देखो क्या था, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज जो है ऐसे चीज़ होते हैं जो आसमान में चमकते हैं। यहाँ पे सन के बारे में है, मून के बारे में है, लेकिन हमारा इसमें एस्ट्रॉइड्स और मेस्ट्रॉइड्स भी आता है, क्योंकि ये भी आसमान में चमकते हैं और ये भी पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है अभी फ़िलहाल का एस्ट्रॉइड्स। चलिए समझते हैं क्या होता है ये। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज मूविंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। समझिएगा ध्यान से। हमने आपको बोला था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उस सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच कौन है बताओ, सन है। और सन के चारों तरफ ही कौन घूम रहा है, अलग अलग प्लैनेट घूम रहे हैं। तो ये जो मार्स और जुपिटर जो प्लैनेट है ना, इन दोनों के बीच में बड़े बड़े नहीं कह सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं जो कि घूमता रहता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जब जुपिटर और मार्स, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस में छोटे छोटे पत्थर वगैरह भटकता रहता है, घूमता रहता है, और वो सेलेस्टियल बॉडी है, वो चमकता भी है। उसी को हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए एस्ट्रॉइड्स क्या है, तो सिंपल से बताइएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्पेस है, खाली स्पेस है, उसमें पाया जाने वाला जो पत्थर है आसमान में बड़े बड़े, वही हमारा कहलाता है एस्ट्रॉइड्स। और एस्ट्रॉइड्स से एक सेलेस्टियल बॉडीज है, तो चमकता है आसमान में रात में। ठीक है, क्या हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इसको? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एस्ट्रॉइड्स के बारे में। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, साइंटिस्ट बिलीव दैट दे आर रिमेन्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो एस्ट्रॉइड्स यानी कि जो पत्थर है छोटे छोटे, ये किसी न किसी प्लैनेट का हिस्सा रहे होंगे, जो कि बहुत पहले ख़त्म हो गया और वो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। यहाँ पे साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि जो पत्थर आपको दिखता है एस्ट्रॉइड्स के रूप में मार्स और जुपिटर के बीच में, साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि पत्थर एक्चुअली में किसी न किसी प्लैनेट का पहले क्या रहा होगा, हिस्सा रहा होगा, मतलब प्लैनेट रहा होगा, और वो प्लैनेट जब टूट के बिखर गया होगा तो ये सब पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो गया। ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। हकीकत क्या है ये तो अभी तक किसी को नहीं पता। ये हो गया एस्ट्रॉइड्स। उसके बाद है मेट्रॉइड्स। चलिए समझिए ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। सन के चारों तरफ जो पत्थर घूमते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेट्रॉइड्स। दो चीज़ है, एस्ट्रॉइड्स जो मार्स और जुपिटर के चारों तरफ घूमेंगे, उसके बीच में स्पेस में घूमेंगे, और मेट्रॉइड्स का मतलब वो जो सन के आजू बाजू घूमेगा, उसको हम लोग कहते हैं मेट्रॉइड्स। हाँ, समटाइम्स दे कम क्लोज टू द अर्थ सरफेस while they enter the Earth's atmosphere. The friction with the atmosphere causes them to heat up and they burn out, causes a flash of light. कभी कभार हम लोग सुनते हैं ना कि हमारे पृथ्वी की ओर उल्का पिंड आ रहा है। हम लोग कैसे सुनते हैं ना कि पृथ्वी पे बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला, ऐसे सुनते हैं ना। ये जो आप सुनते हो ना कि पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला या फिर पत्थर टकराने वाला है, ये एक्चुअली में मेट्रॉइड्स ही होता है। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? पत्थर होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। कई बार ये घूमते घूमते भटकते भटकते सन से हट के पृथ्वी की ओर आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, और ये पृथ्वी की ओर इतना तेज़ी से आता है कि इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है बहुत भयंकर, और जहाँ पे गिरता है उस जगह वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। क्योंकि उतना दूर से यदि बहुत भारी पत्थर होता है ना, उतना दूर से यदि भारी पत्थर कहीं पे गिरेगा तो सोचो सा क्या हाल होगा। मतलब यदि किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरे तो वो बिल्डिंग तो चकनाचूर हो जाएगा, इतना तेजी में आता है कि वो। बिल्कुल, मतलब यदि 1 किलो का पत्थर भी आसमान से गिराया जाए तो वो छत को फाड़ सकता है, 1 किलो का पत्थर भी।
लेकिन ये तो बहुत बड़ा पत्थर होता है, तो इतना बड़ा पत्थर यदि किसी से आके टकरा जाए तो वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो ये मेट्रॉइड्स ही है जो कि हमारे पृथ्वी पे कभी कभार आके गिरता है, टकराता है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। और जब ये गिरता है तो बहुत ज़्यादा ये हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाता है, इसमें से लाइट भी निकलने लगता है आग की तरह। Sometimes a meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow। कई बार क्या होता है कि मेट्रॉइड जब नीचे हमारे धरती पे गिरता है तो इतना भयंकर धरती में छेद कर देता है ना कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कहीं भी गिरता है तो धरती को पूरी तरीके से लगता है कि मतलब फाड़ दिया ऐसा। बहुत भयंकर इसका गिरना होता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से गिरता है, बहुत ऊपर से आता है। ये हो गया मेट्रॉइड्स के बारे में। अब समझते हैं गैलेक्सी क्या होता है और मिल्की वे गैलेक्सी क्या है। समझिए गैलेक्सी का मतलब समझते हैं पहले क्या है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार, गैस, डस्ट, आसमान में, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक साथ कह देते हैं गैलेक्सी। मतलब बहुत सारे स्टार हैं, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे आसमान में गैस है, बहुत सारे धूल मिट्टी भी हैं, डस्ट एक तरीके से स्मोक, इन सभी को हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। अब ये यूनिवर्स क्या है थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। मतलब गैलेक्सी हो गया छोटा पार्ट और यूनिवर्स हो गया बड़ा पार्ट। यूनिवर्स का मतलब हो गया बहुत बड़ा, और उसमें कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है गैलेक्सी। मतलब कि इधर तारा बहुत सारा है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। तो बताइए हमारे पूरे इस यूनिवर्स में क्या एक ही दो गैलेक्सी होंगे? बहुत सारे गैलेक्सी हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पर तारों का ग्रुप है, बहुत सारा। ठीक है, तो यूनिवर्स हो गया बहुत बड़ा हिस्सा, उसका छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा? गैलेक्सी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इट इज वाइटिश ब्रॉड बैंड अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। अच्छा, जब आसमान साफ होता है, खासकर गर्मी के समय में, आपने देखा है आसमान में ना किसी एक जगह पर तारा बहुत ज़्यादा चमचमा जाता है। मतलब अच्छा एक बात बताइए, जब आसमान साफ होता है तो क्या पूरे आसमान में आपको तारा दिखता है? एक जगह दिखता है आपको आसमान में तारा, है कि नहीं? वो जो तारा आपको दिख रहा है ना, वो पूरी तरीके से मतलब उजालों से भर जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उजला होता है और दूध भी उजला होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मिल्की वे गैलेक्सी। इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। तो एक्चुअली जब आसमान साफ हो, खास करके गर्मी के समय में, उस समय में यदि आप आसमान के ओर देखेंगे तो एक ऐसा जगह आसमान में होगा, कोना आसमान में, जहाँ पे बहुत सारे स्टार होंगे, उसको हम लोग कह देते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, आगे आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें सन है, 8 प्लैनेट है, ये सब का सब हमारा गैलेक्सी का ही पार्ट है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जैसा जैसा सोलर सिस्टम हमारे पास है, 8 प्लैनेट और सन, ऐसा ऐसा लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स में आ सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारा गैलेक्सी, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है हमारा। उसके बाद है एक टर्म है इसमें लास्ट में है, वो है आकाश गंगा। ये क्या है समझते हैं, लास्ट है, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड दैट द लाइट ऑफ रिवर फ्लोइंग इन द स्काई, thus it was named आकाश गंगा। पहले के समय में क्या होता था ना, मतलब आज जो ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे, वो ऐसा मानते थे कि जो हमारे नदी हैं, इसका रोशनी आसमान में जाके फैल जाता है। मतलब पहले के ज़माने के जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो लोग ऐसा मानते थे कि हमारे पास पृथ्वी पे 70% वाटर है। इस 70% वाटर का जो रोशनी है ना, जो रात में जब चमकता है, इसके ऊपर जब मून पड़ता है, मून का लाइट जब इसके ऊपर पड़ता है, तो इसका रोशनी कहाँ चला जाता है? आसमान में चला जाता है। तो उसी को आसमान को बोला गया है। यहाँ पे आसमान में जो रोशनी प्रोड्यूस होता है रात के समय में, उसी को बोला गया आकाश गंगा। 2 वर्ड है यहाँ पे। पहला चीज़, आकाश का मतलब आसमान, और गंगा का मतलब आपको पता गंगा नदी है। तो गंगा नदी का जो लाइट है रात के समय में, जो गंगा नदी चमकती है रोशनी के पड़ने की वजह से, वो रोशनी कहाँ चल जाता है? वापस आसमान में चल जाता है। इसीलिए आसमान को बोला गया यहाँ पे आकाश गंगा, आकाश गंगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को?
चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच।